तो वेलकम भाइयों, आज की वाली वीडियो में हम LeetCode का वीकली कॉन्टेस्ट 460 के स्टार्टिंग के 3 प्रॉब्लम देखने वाले हैं। क्योंकि जो फोर्थ वाला है वो यार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए तो समझाना, और तुम जाके इसमें चाहे पढ़ भी सकते हो जो लोगों ने कमेंट करे हैं, कि तुम्हें पता लग जाएगा कि ये वाला प्रॉब्लम ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम कोड फोर्सेस के div 1 में आ चुका है। तो भाई कोड फोर्सेस का div 1 मतलब समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा हाई है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को हटाते हैं। हम जो सॉल्व करने वाले हैं ना वो है पहले स्टार्टिंग के 3। तो चलो देखते हैं, क्योंकि अब की बार जो पहला क्वेश्चन था ना हमारा, आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। मेरे ख्याल से मैंने रिकॉर्ड करके देखी है। हाँ देखी है, एक सेकंड, अगर मैंने रिकॉर्ड करके देखी है तो यार एक बारी मैं जल्दी से ना चेक कर लूँ यहाँ पे साउंड। ओके माइक्रोफोन है ना, ठीक है। तो हाँ पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये ऐसा नहीं था कि यार जो बोला है वही कर दो तुरंत, तो इस वाले में ब्रूट फोर्स नहीं था, पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। पर बात यह है कि भाई LeetCode अब धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है। ओके तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोला है हमें मैक्सिमम मीडियन सम फाइंड करना है। तो हमको गिवन है एक एरे, जैसे कि ये गिवन है। अब इसके अंदर हमें कोई भी हम 3 एलिमेंट उठा सकते हैं, क्योंकि सब सीक्वेंस का मतलब ये है हम कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो हम कोई भी 3 एलिमेंट उठाएंगे। तो लेट्स से वाला पहला है, ये B, ये C, ऐसे हमने 3 एलिमेंट उठा लिए। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी ये। आई होप कि तुमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। तो हमें B मिलेगी। तो हमें एक एरे में से ऐसे 3-3 के पेयर बनाने हैं, और उसमें जो मिडल होगा ना वैल्यू, उसी को यहाँ पे मीडियन बोला है। तो जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारे सम में ऐड होगी। तो हमें एट द एंड मैक्सिमम पॉसिबल सम रिटर्न करना है। तो अब जब इसको अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो इसमें क्या है कि हमें एरे दिया है। सबसे पहले एरे का साइज़ जो है ना वो n×3 है, मतलब कि उसमें 3-3 के पेयर बनेंगे एग्जैक्ट, है ना। तो हम एरे में से कितने एलिमेंट उठा सकते हैं? हम एरे में से n/3 एलिमेंट उठा सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखो 6 एलिमेंट है हमारे पास, 6/3 2, तो हमें 2 एलिमेंट उठा सकते हैं। अब 2 एलिमेंट उठाने से मेरा मतलब कि हमारे सम में जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 2 एलिमेंट का आएगा सिर्फ। जैसे कि इस केस में देखते हैं, इसमें क्या है 213। तो अगर मैं इसमें से 2 वैल्यू उठाऊं तो पहला मैं 3 का क्या बना सकता हूँ एक सेट, कि भाई एक काम करो, मेरे को 3 मैक्सिमम चाहिए। तो एक बार 3 ले लो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे 1 ले लो, ठीक है। और एक बार क्या कर सकते हैं, अब मेरे पे 1 2 2 ऐसे कर सकता हूँ ना, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 तो सारे यूज़ हो गए, और किसी भी ऑर्डर में ले सकता हूँ मैं। तो मेरा मैक्सिमम क्या आया, 3 + 2 = 5 आ गया। तो अब इसको करना कैसे है यार? तो देखो अब हमें, क्योंकि जो हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे 3 A B C, हमें ये B को मैक्सिमाइज़ करना है। तो हम ऐरे सॉर्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि सॉर्ट करने से क्या होगा, लेट्स से कुछ वैल्यूज़ आई मेरे पे A1 A2 A3 A4 A5, है ना। अब क्योंकि मैंने सॉर्ट कर लिया तो मुझे आखिरी की वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम है। तो ये मैं चाहूँगा कि मेरे सम में मेरे को मिल जाए। लेकिन क्या ये लास्ट वाली वैल्यू मैं ले सकता हूँ? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, मैं लास्ट वाली वैल्यू तब ले सकता हूँ अगर वो बीच में आ रही है, ऐसे 3 किसी सेट के। तो लास्ट वाली तो कभी बीच में आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है, तो ये तो ले नहीं सकता मैं। लेकिन लास्ट से जस्ट पीछे वाली तो ले सकता हूँ, क्योंकि n-1 पे जो वैल्यू है ये हमने सॉर्ट कर रखा है ना एरे, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है। तो जो सॉर्टेड एरे है उसमें n-1 पे जो वैल्यू है वो तो <= जो n पे वैल्यू है उसके है ना। ये मैं 1 बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो जो n-1 पे जो वैल्यू है वो या तो छोटी होगी या बराबर होगी n के। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई एक मैं ऐसा सेट बना सकता हूँ जिसमें ये मेरी वैल्यू B हो सकती है, और ये C, और A तो मैं कोई भी उठा सकता हूँ, है ना। तो ऐसे में मैं ये वाला भी उठा सकता हूँ, ये वाला। और अगर मैंने ये उठा लिया मतलब आगे का भी ये उठा लिया, तो मेरा इतना हो गया यूज़। अब सेम मैं बाकी बचे हुए एलिमेंट से कर लूँगा, उसमें भी मैं ये उठाऊँगा और ये यूज़ कर लूँगा, और ऐसे सेम करते रहेंगे। और अब बची बात A की, तो A में क्या करेंगे, उसको सबसे छोटा वाला सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे। मेन तो हमें B यूज़ करना था, लेकिन B तभी यूज़ कर रहे थे उसके आगे एक C होना चाहिए था, तो वो हमने इस कंडीशन से बना लिया। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, हम पहला स्टेप सॉर्ट कर लेंगे एरे को।
सॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, हमें पता है हम कितने एलिमेंट उठा सकते हैं, n/3 एलिमेंट उठा सकते हैं, मतलब इतने एलिमेंट का सम हमारे आंसर में आएगा। तो हम क्या करेंगे, एरे की जो सेकंड लास्ट वैल्यू है, सेकंड लास्ट वैल्यू उसे उठाएंगे, प्लस थर्ड लास्ट भी, जैसे कि ये हमारी लास्ट की कुछ वैल्यूज़ है, ठीक है, इमेजिन कर लो, तो हम ये वाली उठाएंगे पहले, तो फिर ये दोनों यूज़ हो जाएगी, तो हम अब ये वाली उठाएंगे क्योंकि ये b बन जाएगी और ये c बन जाएगी। तो समझ गए, ये लास्ट सेकंड हो गई, ये लास्ट फोर्थ हो गई। ऐसे हम करते रहेंगे, पीछे उठाते रहेंगे जब तक हम n/3 वैल्यू नहीं उठा लेते। तो आई होप आइडिया समझ आ गया होगा। कोड आखिरी में देखेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ यार तुम खुद कोड कर लो इसको, नहीं होगा या देखना होगा तो वो हम लास्ट में देखेंगे वीडियो के एंड में। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा पास कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो कंस्ट्रेंट दिए हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं दिए मेरे ख्याल से। देख लेते हैं अभी। हाँ, इसमें 5 × 10⁵ दिए, तो ON सॉल्यूशन है, पास कर ही जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 तुमने सॉल्व कर लिया होगा मेरे ख्याल से, पर मैं इसका एक दूसरी जो इसके अंदर की इनसाइट थी वो बताऊंगा। उससे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। तो अब यहाँ पे क्या है, हम में से काफ़ी जने जो थे इसमें चले गए थे DP के अप्रोच में, जो कि गलत है। गलत क्या मतलब, बहुत कॉम्प्लेक्स ही हो रही थी और आई डोंट नो उसका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं। तो अगर हम देखेंगे अब हमें करना क्या है इसमें, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखी है, और अब इस स्ट्रिंग में हमें फाइंड करना है कितनी बार LCT की सबसीक्वेंस बन सकती है, काउंट निकालना है बेसिकली। सिर्फ इतना ही नहीं है, हमें एक और ऑप्शन दे रखा है कि हम ये जो हमारी ये है ना स्ट्रिंग गिवन है, इसके अंदर कहीं भी किसी भी पोजीशन पे या तो L या C या T को क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अगर तुम ध्यान से सोचो कि किस पोजीशन पे किसको अपेंड करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ पड़ी है, और तुम यहाँ पे L अपेंड कर रहे हो, तो क्या ये सही जगह है L को रखने के लिए? मतलब अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि कोई LCT बन रहा है, मान लो ये C है, और यहाँ काउंट करो नंबर ऑफ L, मान लो इतने एरिया में नंबर ऑफ L थे 5, L नहीं, ये इस पोजीशन पे हम इसको भूल जाओ, ये क्या था यहाँ पे। तो मान लो इस पोजीशन पे थे 5, फिर यहाँ पे एक C है, और देन नेक्स्ट तुमने L अपेंड कर दिया है। अब तुम अगर इसका LCT बनाने की ट्राई करोगे तो क्या होगा, चलो दूसरा एग्जांपल से समझते हैं कि L हमें कहाँ पे रखना चाहिए, है ना। ऐसे समझते हैं कि हमें L कहाँ पे रखना हमारे लिए सबसे सही होगा। तो अगर मैं कहूँ कि हम किसी भी पॉइंट पे L को अपेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो सेम होगा या वो सही होगा, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि मैं एक L को स्टार्टिंग में अपेंड कर रहा हूँ। अब ये सोचते हैं अगर मैं स्टार्टिंग में अपेंड कर रहा हूँ तो उससे हो क्या रहा है ना। तो अगर मैं लेट से यहीं पे हूँ, मैं इसको भी भूल जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, तो अब मैं अगर इधर हूँ, मेरे लेफ़्ट में कितने L है, क्या मुझसे कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरे को नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कितने T है, क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा? नहीं। ये मैं कब देखूँगा? जब मैं यहाँ पे C होऊंगा। अब अरे यार बुलेट भी ना, अच्छा ठीक है। अब मैं ये कर क्यों रहा हूँ, पहली बात तो ये तो मैंने चलो बता दिया। हम क्या सोचेंगे ना, इसको ऐसे कंट्रीब्यूशन देखेंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे कि स्ट्रिंग में हमें कहीं पे भी अगर C दिख गया तो हम क्या बोलेंगे, जितने भी इसके इस तरफ L है जो कई सारे हो सकते हैं, जितने भी इस तरफ T है जो कई सारे हो सकते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ़ L और नंबर ऑफ़ T को मल्टीप्लाई कर दूँ तो उतने सारे LCT बन सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे L L L C और T। तो नंबर ऑफ़ L कितने, 3, T कितने हैं, 1, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 3 LCT बन गई। कैसे, 1 2 और 3 LCT बन गई ना। अगर यहाँ पे T हमारे 2 होते तो ये 6 LCT बन जाती, और जो तुम समझ भी गए। अब इसमें समझते हैं, अगर हमने स्टार्टिंग में L डाल दिया तो ठीक है, हमारा बेस्ट है। क्यों?
क्योंकि किसी भी पॉइंट पे हम सी पे जाएंगे वो एल की वैल्यू हमारे पास हमेशा रहेगी, है ना। सेम हम टी के साथ भी कर सकते हैं। तो हर पोजीशन पे चेक करने की दिक्कत ही ख़त्म हो गई कि क्या हम एल यहाँ पे रखना चाहिए या क्या रखना चाहिए। तो एल और टी का तो ये झंझट ही ख़त्म हो गया। हमें पता है अगर हम इसे अपेंड करेंगे भी तो लेफ़्ट मोस्ट कर दो ना, सेम ही बात है। कहीं बीच में करेंगे हम लेफ़्ट मोस्ट में कर देते हैं, टी अपेंड करेंगे तो राइट मोस्ट मतलब एंड में कर देते हैं। अब बात रही सी की कि सी को कहाँ करें, क्योंकि सी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि तुम्हारे पास कुछ एल यहाँ पे पड़े हैं, टी यहाँ पे पड़े हैं, तुम अगर सी यहाँ पर रख दोगे तो इस साइड में नंबर ऑफ एल आया एल मतलब एक आया 1, नंबर ऑफ टी आया 2 यहाँ पर, तो आंसर क्या आया 2। लेकिन अगर तुम यहाँ पर रख दोगे सी को तो 3 × 2 6 एल सी टी बन गई तुम्हारी। तो सी की पोजीशन हम फिक्स नहीं बता सकते कि यहाँ पे रखने में बेस्ट आंसर आएगा। एल और टी का तो हमने बता दिया। तो सी का हम क्या करेंगे, हर पोजीशन पे जाके एक चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ पे रखने पे बेस्ट आ रहा है। यहाँ पे हर पोजीशन का चेक करेंगे, जहाँ पे बेस्ट आएगा ना उसको स्टोर कर लेंगे, राइट। तो चलो सी की भी हमें बेस्ट पोजीशन पता लग गई। तो फिर दिक्कत क्या है, तीनों का मैक्सिमम लेके दे देंगे। तीनों का किसका, पहला बोलेंगे कि क्या हो अगर हम एल को अपेंड करें, और कहाँ अपेंड करेंगे हमें पता है लेफ्ट मोस्ट में, ठीक है। और क्या हो सेकंड ऑप्शन, अगर हम टी अपेंड करें, और टी कहाँ अपेंड करेंगे, एंड में। इसको बोल देता हूँ स्टार्ट में अपेंड करेंगे, इसको बोल देता हूँ एंड में अपेंड करेंगे। अब बात रही थर्ड सी को। तो सी को हम कहीं भी अपेंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम मैक्सिमम ले लेंगे। हर एक पोजीशन का = 0 से लेके एन तक चेक करते रहेंगे सी कहाँ पे रखना चाहिए कहाँ पे नहीं। जहाँ पे भी बेस्ट आंसर आया उसको, क्योंकि ये हमें क्या दे सकता है, मतलब चलो तुम्हें अभी समझ आ गया ना कि हम क्या करेंगे। जो मैं छोटी सी बात अभी बोलने वाला था वो कोड में ही समझ आएगी, ऐसे समझाऊंगा तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बाकी तुम्हें आइडिया में लग गया तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये आंसर अच्छे क्लियर हो जाएगा। पर अब जो क्वेश्चन, मतलब ये तो हर कोई बता देता, मैं क्या कहने वाला था कि मैं तुम्हें इनसाइट बताने वाला हूँ। तो वो इनसाइट क्या थी कि मतलब इस क्वेश्चन से थोड़ी सी रिलेटेड है, पर इस क्वेश्चन को उससे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वो क्या है कि मान लो तुम्हें यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें दे रखी है कोई स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकती है, और तुम्हें यहाँ पे दे रखा है एक पैटर्न। अब तुम्हें क्या करना है कि ये पैटर्न इस स्ट्रिंग में कितनी बार अपीयर हो रहा है वो काउंट करना है। अपीयर से मेरा मतलब इस पैटर्न की सबसीक्वेंस कितनी बार इस स्ट्रिंग में अपीयर हो रही है। सेम लाइक कि मेरे को यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग दे दी ऐसे, अब मेरे को यहाँ पे LCT दे रखा था, मेरे को उसकी सबसीक्वेंस इसमें काउंट करनी थी कितनी बार आ रहा है। बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ACTL वाला कुछ नहीं है, ये काउंट नहीं करेंगे, समझ गए। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, इसका मैं एग्जांपल दूं। जैसे कि स्ट्रिंग यार कुछ भी दे रखी है, मैं बोल देता हूँ MLCKRIT, और मेरे को पैटर्न में दे दिया मान लो LRT। तो ये कितनी बार अपीयर हो रहा है इसमें, ये C था। तो यहाँ पे देखोगे एक LRT एक ही बार अपीयर हो रहा है। तो ऐसे हमें पैटर्न फाइंड करना है, और दोनों अप टू 10³ हो सकता है, दोनों स्ट्रिंग और पैटर्न। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या है फंडा कि मान लो इन सबको मैं अगर इंडेक्सिंग कर दूँ 0 1 2, तो मेरे को अगर इस स्ट्रिंग में कहीं पर भी ये R मिलता है, ठीक है, ये नहीं मतलब मेरे को R मिला है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मेरे को R मिला है इस स्ट्रिंग के अंदर, तो या तो मैं बोल दूँ कि इस R की एक पोजीशन बढ़ गई, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वो तो बढ़ ही गई। पर मैं क्या ये कह सकता हूँ कि अगर मैं जिस पोजीशन पर खड़ा हूँ वो R है, तो मैं चेक करता हूँ मेरे को पिछले कितने L मिल चुके हैं। तो अगर मेरे को मान लो XL मिले होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो जो XL थे उन सब के आगे आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे L बीच में कुछ भी स्ट्रिंग है, मैं नहीं जान रहा, यहाँ पे मेरे को R मिला है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पिछले मेरे को 4 L मिले हैं, वो चारों के चार इस R से
कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब इस आर के साथ मिलके कुछ करेक्टर बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो मैं बोल दूंगा इस आर को क्या करो, सिंपल आर से रिप्रेजेंट मत करो, इसको रिप्रेजेंट करो कि एल और आर टोटल कितने मिले हैं। मतलब ये जो हमारे पैटर्न वाला है जिसमें एल आर टी बोला है मैंने, इसमें जो इंडेक्स है वो डिफाइन करेगा कि इस इंडेक्स तक कितनी सबस्ट्रिंग, इस इंडेक्स तक कितनी सब सीक्वेंस मिल गई। तो आर के मिलते ही हम एल पूछ लिया हमने कितना मिला है, जितना भी मिला है वो सब आर के साथ जुड़ के एल आर बना देंगे। जैसे कि ये जुड़ के एल आर, जुड़ के एल आर, जुड़ के एल आर, जुड़ के एल आर। तो इसमें मैं आर में स्टोर करूँगा जितना एल है सिंपल, तो 4। अगर हमें कहीं मान लो आगे फिर आर मिल गया तो सेम जितने एल थे प्लस कर दो इसमें, और कहीं टी मिल गया तो जितने पीछे वाले से चेक करेगा, तो पीछे वाला सिर्फ आर नहीं है, पीछे वाला मेरा है एल और आर कितने मिले, तो जितने भी एल आर मिले वो सब टी से जुड़ के एल आर टी बना देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये हम जो हमारा पैटर्न है जो पैटर्न है उसका जो प्रीफिक्स है उसका काउंट रख रहे हैं, हर एक पोजीशन तक का प्रीफिक्स। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो पता नहीं एग्जांपल मैंने रखा है नहीं, दे तो मैं तुम्हें इसी वाले से सकता हूँ ऐसे तो, खैर ऐसे ही देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। मान लो हमें यहाँ पे दे दिया है, मैं बोलता हूँ ये जो स्ट्रिंग है ना हमारी, ये दे दिया लेट से रैबिट, ये मैंने कहीं देखा था एग्जांपल में भूल गया। और जो हमारा पैटर्न है ना वो हमें दे रखा है ABBA, ठीक है। अभी के लिए चलो ABBA ले लो। अब हम क्या बोलेंगे कि इसकी इंडेक्स बना ली 0 1 2 3। इसमें क्या है, अब हमारा ये इंडेक्स बता रहा है कि यहाँ तक का प्रीफिक्स रैबिट में कितनी बार सब सीक्वेंस की तरह प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं जैसे 2 इंडेक्स पे हूँ पैटर्न के, तो ABB, तो ये रैबिट स्ट्रिंग में कितनी बार एज अ सीक्वेंस सब सीक्वेंस प्रेजेंट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक बार आइट्रेशन से, तो समझ जाओगे। मैं जैसे A पर हूँ तो स्ट्रिंग में सॉरी मैं इस पैटर्न पे थोड़ी आइट्रेट करूँगा, मैं तो स्ट्रिंग पे करूँगा ना, और O1 में होगा ये, आई मीन ON में होगा रैबिट। तो अब मैं आया R पे, क्या हमारे पैटर्न में कहीं R है जी? नहीं है, मतलब कंप्लीटली ON में नहीं होगा। अभी समझो, क्या ये R है हमारे पैटर्न में? नहीं है। क्या A है? हाँ A तो है। तो अब क्या बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरे को A मिला है, A यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा A से पहले जितनी भी वो बन रही थी ना हमारी, जितना भी पिछले इंडेक्स में जितनी भी प्रीफिक्स बन रही थी उसका जो भी काउंट है वो प्लस A में कर दो, क्योंकि वो जितनी भी बार मिला है वो सब A के साथ जुड़ के जितनी भी यहाँ तक की प्रीफिक्स बन रही होगी वो बना देगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बात यह है कि A के पहले तो कोई है ही नहीं, तो ठीक है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। और एम्प्टी स्ट्रिंग कितनी बार प्रेजेंट है? सिर्फ एक बार। या तुम सिंपल कह सकते हो कि 0 पे जाके सिंपल हम अगर 0 में हुआ हमारी कोई करेक्टर तो उसकी वैल्यू से प्लस प्लस कर देंगे, तो A की वैल्यू हो गई 1। लेकिन A आगे भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो B यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी 0 है, तो इस वाले A की वैल्यू 0 रहेगी, इसकी नहीं बढ़ेगी। पहले वाले की बढ़ी क्योंकि उसके आगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी। इमेजिन करो कि एम्प्टी स्ट्रिंग थी, क्योंकि एम्प्टी तो ऑलवेज प्रेजेंट है, तो वो काउंट हमारा 1 था ऑलवेज, तो वो हमने यहाँ पे प्रोपागेट कर दिया। अब हम गए इस वाले पे B पे, क्या B प्रेजेंट है? जी प्रेजेंट है। अब देखो, अब ये B क्या करेगा, ये वाला B इससे पूछेगा तू कितनी बार प्रेजेंट है? एक बार, तो सिंपल काउंट इसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब A और B प्रेजेंट है एक बार, और तुम देखो जी हाँ वो तो प्रेजेंट है, लेकिन अब आगे भी एक और B प्रेजेंट है, ये वाला। वो क्या बोलेगा कि भाई मैं तेरे से पूछता हूँ तू कितनी बार प्रेजेंट है? बोलेगा एक बार। तो फिर ये बोलेगा B ठीक है मैं भी एक बार प्रेजेंट, पर यहाँ हो गए हम गलत, क्योंकि इसका मतलब है, इस वाले तक का मतलब है कि A B B एक बार प्रेजेंट है, लेकिन वो तो है ही नहीं। यहाँ एक्चुअली में क्या प्रेजेंट है? A B और सिर्फ इतना ही प्रेजेंट है, लेकिन हम यहाँ पे गलती कर गए। तो ये गलती क्या हुई कि हम क्या कर रहे थे, तुरंत जो भी करैक्टर मिला हमें
उसको तुरंत अपडेट करके और उस अपडेट का उसी टाइम हम रिज़ल्ट आगे यूज़ कर रहे थे, तो हमें ये नहीं करना। इससे कैसे बचेंगे हम? इससे बचेंगे हम उल्टा आइट्रेट करके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम इधर आइट्रेट ना करके इस साइड से आइट्रेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बी ये वाला इससे पूछेगा, ये तो है 0, तो ये 0 हो जाएगा। सॉरी, उल्टा आइट्रेट करेंगे, लेकिन उल्टा ऐसे नहीं, ये वाला बी जो है इससे ही पूछेगा, पिछले वाले से ही, बस हम डायरेक्शन चेंज करने हैं। तो वो 0 तो ये 0, ये इससे पूछेगा, ये 1 तो ये हो जाएगा 1। तो अब देखो हमारा सही हो गया। ए से बी तक, आई मीन ए बी प्रीफिक्स हमें एक बार मिली है, बाकी और कुछ नहीं मिला। अब हम इस बी पे आए, अब इस बी से आए तो फिर से हमने आइट्रेट करा, इस बी ने इससे फिर पूछा, आई मीन यार मैं फिर उल्टा बोल दे रहा हूँ, उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन इस बी ने इससे पूछा तो कितनी बार प्रेजेंट है 1, तो उसने वो बोला ठीक है मैं भी 1 बार प्रेजेंट हूँ। और अब तुम देखो ए बी बी, यस 1 बार प्रेजेंट है। और अब ये वाला बी इससे पूछेगा तू कितनी बार प्रेजेंट है, 1 बार, तो प्लस होगा इसमें, तो अब ये क्या हो गया, ये 2 बार प्रेजेंट है। और अब तुम देखो ए बी और ए बी 2 बार प्रेजेंट है ना, एक ये वाला बी और एक ये वाला ए बी। तो ऐसे ही करते करते हम पूरी स्ट्रिंग आइट्रेट कर देंगे और हमें एट द एंड क्या मिलेगा कि ये ए बी बी इस स्ट्रिंग में कितनी बार एज अ सबसीक्वेंस प्रेजेंट है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। इसको तुम जीपीटी पर डालना ऐसा कुछ कि स्ट्रिंग 10⁻³ जा सकते हैं, पैटर्न इसका क्वेश्चन दे देगा, मैं भूल गया यार कि क्वेश्चन का आता है या फिर होगा, पता है मैं अगर सबमिशन में जाऊँ, पर छोड़ो, मैं अगर होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अब चलते हैं पहले और दूसरे के सॉल्यूशन पे, क्योंकि थर्ड वाला ना उसमें बहुत ऑप्टिमाइजेशन है और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो यहाँ पे चल के ज़रा पहला देख लेते हैं। मैक्सिमम मीडियन खोल ही रखा था क्या मैंने, दूसरा भी खोल लेते हैं, ठीक है। इसके सबमिशन में जाते हैं। और भाई मेरे सबमिशन पे मत जाना, मैं काफ़ी चीज़ें ट्राई करके उल्टी फुल्टी फिर जाके वीडियो बनाता हूँ कि अब बनाया हूँ मतलब पहली बार की सब कुछ बढ़िया तरीके से पता लगे, तो बहुत सबमिशन मारता हूँ मैं गलत। तो देखो इसमें क्या कर रहे थे हम, अब मैं ऐसे कैसे बताऊँ, एक सेकंड मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और फिर बता देता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं ऐसे ही बता सकता था बताने को तो। अरे यार मेरे को दिखाने दो यार, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, तुम्हें याद होगा क्या कर रहे थे हम, तो हम n/3 टाइम्स वो ले सकते हैं हम वैल्यू जो हमारे सम में कंट्रीब्यूट करेगी। तो या तो तुम n/3 बार लूप चला दो लास्ट सेकंड वैल्यू से और हर बार 1 का 2 की जंप मारो, या फिर तुम ऐसा कर लो यार, स्टार्ट को 0 इंडेक्स पे रखो, एंड को n-2 पे रखो। n ये हो गया जो 0 इंडेक्सिंग है, क्योंकि n-1 जो हमारा c बनेगा, n-2 जो हमारा b बनेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करो और फिर तुम पीछे आते रहो, और जैसा कि सिमुलेट करना है, एक स्टार्ट आगे आता रहेगा और तुम 2 स्टेप पीछे जाते रहोगे, और जो एंड है तुम्हारा वो सम आंसर में ऐड होता रहेगा। तो मैंने वही करा है यहाँ पे, सबसे पहले सॉर्ट कर लिया, एंड को यहाँ पे देखोगे तो n-2 कर दी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू n-2 कर दी, और फिर मैं आंसर में सिंपल जो भी एंड है उसे ऐड कर रहा हूँ, और एंड को 2 की जंप में पीछे ला रहा हूँ, स्टार्ट को आगे कर रहा हूँ, तब तक जब तक हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है, फिर मैं आंसर रिटर्न कर दे रहा हूँ। इसको एक बार मैं क्लियर कर दूँ पूरा। तो ये वाला हो गया इसका। अब चलते हैं मीडियन वाले पे। अरे ये मीडियन ही था क्या, मैक्सिमम नंबर्स के सबमिशन में जाएंगे। हाँ भाई, एक तो रिफ्रेश, कभी क्या कभी क्या, इसमें जाएंगे। ये मैंने थोड़ा बड़ा कोड कर दिया, कॉपी कर लेता हूँ इसको एक काम करते हैं, नोट्स में खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, तुम्हें याद होगा मैंने क्या बताया। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रीफिक्स बना रहा हूँ, एक सफिक्स बना रहा हूँ।
यार क्या होता रहता है, रुक जाओ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रीफिक्स बना रहा हूँ, एक सफिक्स बना रहा हूँ। ये देखो, ये जो वेक्टर है मेरा l, ये बता रहा है कि l कितनी बार आए हैं, और जो t है ये बता रहा है कि t कितनी बार आया है, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स में। यार ऐसे ना पता है समझ नहीं आएगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, समहाउ स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई करता हूँ। स्क्रीनशॉट तो आएगा नहीं, मैं तुम्हें यही बताता हूँ ये चीज़। तो जो वेक्टर तुम देख रहे हो ना, ये l है हमारा। l लेफ्ट साइड में कितनी बार आया, मतलब प्रीफिक्स करंट पोजीशन से। t जो है मेरा सफिक्स है t काउंट का। और अब यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं। एक है जब मैं एक्स्ट्रा l ले रहा हूँ, एक है जब एक्स्ट्रा t, नॉर्मल c और बेस c। मैं समझाता हूँ क्या। तो पहले दो लूप तो यही कर रहे हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स काउंट कर रहे हैं मेरा। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे हर एक पोजीशन पे जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ, अगर वो c है हमारा तो मेरे पे 3 केस हो सकते हैं। पहला क्या कि मैं l अपेंड कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो जितने भी करंट l है मेरे अभी पास स्ट्रिंग में, उसमें एक +1 कर दूंगा, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि मैं l अपेंड करूँगा। और मैं इनटू कर रहा हूँ t, क्योंकि हम c पे हैं, तो जितने l है और जितने l है उनका प्रोडक्ट हमें क्या देगा, कितने LCT बन रहे हैं इस करंट c के कंट्रीब्यूशन के साथ। सेम मैं t के साथ कर रहा हूँ कि मान रहा हूँ t अपेंड कर रहा हूँ मैं, तो t में +1 करके प्रोडक्ट निकाल लिया। नॉर्मल c का मतलब क्या, मैं कुछ नहीं मान रहा, मैं बोल रहा हूँ जितने भी है मैं सिंपल काउंट दे दो। उसके बाद करंट पोजीशन पे ऑलवेज मैं एक c को ऐड कर सकता हूँ, है ना। c तो हमेशा ऐड कर सके, ट्राई करना था, वो हमने देखा भी था। तो वो मैं यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्या जो अभी तक का बेस्ट c है वो है, या फिर अगर मैं यहाँ पे c डालूंगा, तो यहाँ पे c डालूंगा तो जितने l है t है उतने ही रहेंगे। तो फिर फाइनली मेरा आंसर क्या होगा, या तो एक्स्ट्रा l t, या फिर जितना नॉर्मल LCT प्रेजेंट थे वो, प्लस जो बेस्ट c कहीं पे रख के मेरे को मिल सकता था वो। समझे। लास्ट वाला क्या है कि यहाँ पे हमें स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। हर पोजीशन पे आई कैन ट्राई टू अपेंड c, लेकिन किस में से बेस्ट मिलेगा वो मेरे को मैक्सिमम करके निकालना पड़ेगा कि कौन सा c कहाँ पे रखना बेस्ट होगा। तो ये जो मैक्स मिला है, ये मेरे को एक c अपेंड करने का मिला है कि कहाँ पे अपेंड करूँ मैं। तो कहाँ पे अपेंड करूँ वो तो मेरे को पता लग गया कि कहाँ पे अपेंड करूँ और उससे क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को। लेकिन उसको ऐड किस में करूँगा मैं, जितने भी LCT मेरे पे प्रेजेंट है उसमें तो ऐड करूँगा कि भाई ये तो मेरे को ऑलरेडी प्रेजेंट थे। प्लस अगर मैं एक c अपेंड करता हूँ और जहाँ पे करूँगा उससे जो बेस्ट वैल्यू आएगी वो ये है, तो प्लस ये। तो यही कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। अब चलते हैं हमारे थर्ड और मस्त क्वेश्चन पे। ये सब तो फिर भी लल्लू पुल्लू थे, लेकिन इसका जो इंसाइट थी वो प्रीफिक्स सम की काउंट निकाल के स्टोर करना, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलेंगे जम्स वाले पे। भाई ये था तगड़ा क्वेश्चन, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। देखो 90% ऑलमोस्ट बीट कर दिया। और इसका सबमिशन दिखाओ तो तुम बोलोगे क्या भाई पागल हो गया था क्या, ये देखो। और ये पता है क्यों हुआ, इनमें से मोस्टली 2 या 3 आने थे एरर या रॉन्ग आंसर TLE जो भी। ये बार बार हुआ क्योंकि कुछ चीज़ क्या बदल रही थी, क्या हो रही थी, मैं कभी क्या ट्राई कर रहा था। ये देखो एक्सेप्टेड के बाद भी मैं करता रहा, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था बेसिकली। तो मैं इसका जो फाइनल सॉल्यूशन लेके क्या आया, मतलब समझ के इधर उधर से काफ़ी बढ़िया है। और एक बात बताऊं कि भाई ये क्वेश्चन के ना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह थी, पता नहीं क्या सोच के बनाई थी भाई इन्होंने, कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब अगर तुम्हें एक फंडा नहीं पता, जो कि यहाँ तुम्हें कोड में दिख जाएगा मेरे, यार एक तो रिफ्रेश बार बार हो जा रहा है, तो अगर तुम्हें वो फंडा नहीं पता तो भाई तुम इसे सॉल्व कर ही नहीं पाते। वो फंडा क्या था, ये था कि जो सॉल्यूशन है उसके बाहर तुम ये बूलियन ऐसे और एक फैक्टर का जो एरे था वो बना सकते हो, ताकि तुम्हारा जितनी भी बार टेस्ट केस में सॉल्यूशन रन हो, प्राइम फैक्टर तुम्हारा फिर से कैलकुलेट ना हो। अब ये तुम्हें नहीं पता था तो भाई तुम कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन सोल्व, तुम कितना ऑप्टिमाइज़ कर लो। ये तुम्हें हर किसी ने करा है, तुम चाहे यहाँ पे इस पर चले जाओ ना, इसके सॉल्यूशन पे, इसने भी करा होगा। अब ये बात अलग है कि मैं इसका पढ़ पाऊँगा या नहीं। ये देखो स्टैटिक मेंबर डेफिनेशन ये बाहर कर दिए इसने, प्राइम जो सॉल्यूशन बने वो देखो, सॉल्यूशन कहाँ है इसका, हाँ सॉल्यूशन के बाहर कर रखा है ये चीज़ नीचे जो तुम्हें दिख रही है। तो ये तो करनी पड़ती है भाई इसमें। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी बढ़िया है भाई ये वाला क्वेश्चन। इसके लिए मैंने अलग से जगह बनाई है पूरी, ये होगी हाँ। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये कहता है कि तुम्हें एक ऐसे एरे दे रखा है। अब एरे में क्या है, हर एक पोजीशन पे तुम आगे जा सकते हो
हर एक पोजीशन से तुम पीछे जा सकते हो इफ़ दैट पोजीशन एग्जिस्ट, मतलब लास्ट वाले से तुम सिर्फ पीछे आ सकते हो, आगे नहीं जा सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि जगह ही नहीं है। नाउ सेकंड चीज़ क्या है, अगर तुम्हारा कोई भी इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्राइम है, वो वैल्यू प्राइम है, तो इस प्राइम का हर मल्टीपल, मतलब इस प्राइम के जो मल्टीपल है, फिर अगर वो इस एरे में कहीं प्रेजेंट है तो तुम उस पर डायरेक्ट जा सकते हो। मान लो यहाँ पे 2p प्रेजेंट है, यहाँ पे 7p प्रेजेंट है, तुम इनके पास भी जा सकते हो। ऐसे समझ गए क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, डीपी लगा दी कईयों ने। डीपी पहली बात क्या लगेगी यहाँ पे, देखो यार तुम्हें ना यहाँ पे जब तुम्हें ऐसा हो जाए कि भाई तुम आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, तुम आगे पीछे कहीं भी जा सकते हो, तो डीपी मत लगाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बहुत। मतलब अगर तुम सिंपल वो वाली डीपी भी सोचो ना, जिसमें तुम राइट डाउन अप लेफ्ट जो भी है ऐसे जाते रहते हैं, उसमें भी डीपी लगाना कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा कहाँ पे गए हो नहीं गए, कौन से पे बेस्ट मतलब समझ कर बेकार हो जाता है। और ये वाली जो प्रॉब्लम है ये तो दिख ही रही है कि BFS की थी। अगर तुमने ग्राफ वगैरह की मॉडलिंग करी होगी तो ये तुम्हें पता होगा इस क्वेश्चन का। नहीं भी पता तो यार इसमें एक हिंट तो यही था कि तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। कहाँ हो गया, यहाँ पे होगा ना, हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ जम्प्स रिक्वायर्ड, इसका मतलब यही था। मिनिमम जंप मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का एक्चुअली में मतलब क्या होता है BFS में, कि तुम्हारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, ये होता है BFS में शॉर्टेस्ट का मतलब। एक्चुअली में डिस्टेंस नहीं होता शॉर्टेस्ट, वो होता है कॉस्ट। तो यहाँ पे वही था, मिनिमम नंबर ऑफ जंप मतलब कॉस्ट कम करनी थी, शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, तो अब ये करे कैसे, सबसे पहले तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ थी। पहली बात तो तुम, ये तो सिंपल है ना, अगर तुम्हें ग्राफ आता है कि तुम आगे आइटरेट कर पाओगे और पीछे, मतलब आगे और पीछे के नोड वो कर पाओगे चेक। अच्छा, इसमें जो हर एक ये है ना इंडेक्स, इसको हम नोड समझ रहे हैं, और जो हम जिस पे जा पा रहे हैं ना ऐसे, चाहे जंप करके या कैसे, वो हमारी एज है। अब इसमें था फर्स्ट पॉइंट, डोंट मेक ग्राफ। अगर तुमने ग्राफ बनाने की ट्राई करी तो एजेस तुम बना बना के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हाई कर दोगे कि ये काम नहीं करेगा, मतलब TLE आ जाएगा बेसिकली ग्राफ। मैंने इतने TLE जो बनाए हैं वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम ना करो रॉन्ग आंसर, इतने सब TLE आ जाएगा, तुम्हें ग्राफ बनाना ही नहीं। और वैसे भी ग्राफ के जो भी क्वेश्चन में तुम स्टेट, मतलब ग्राफ के जिस भी क्वेश्चन में तुम एजेस को उस नोड पे जाके कंडीशंस के थ्रू ही अगर आइटरेट कर पा रहे हो तो वैसे ही कर लो, ऐसे एजेस बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ ग्राफ बनाना ही नहीं है। ठीक है, ग्राफ नहीं बनाना, लेकिन ग्राफ बनाना कैसे है, मतलब समझना कैसे है, क्योंकि हम आगे पीछे तो चलो इंडेक्स से चेक कर लेंगे कि अगर 0 इंडेक्स पे है तो पीछे जा नहीं सकते तो आगे चले जाओ, बाकी हर इंडेक्स पे पीछे आगे चले जाओ, और लास्ट वाले इंडेक्स पे भी सिर्फ पीछे जाओ, आगे जा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये प्राइम वाला कैसे करें भाई? तो इसमें पहला तुम क्या कर सकते हो कि तुम प्राइम सी एरोथोनस जो भी नाम है उसका प्राइम सी वो चला दो, और हर एक नंबर, मतलब 10⁶ तक नंबर हो सकते थे, तो हर एक, क्या बोलूँ मैं, नंबर को x बोल देता हूँ, हर एक x के लिए उसके क्या क्या फैक्टर्स है तुम वो स्टोर कर लो। इससे क्या होगा, दो चीज़ होगी। पहला प्राइम सिर्फ चलाने से तुम्हें ये भी पता रहेगा कौन सा नंबर प्राइम है या नहीं है। सेकंड, तुम्हें हर एक नंबर का फैक्टर पता होगा, तो अब तुम एरे में किसी लेट से वैल्यू पर आए हो x, इसके फैक्टर है लेट से फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, तो तुम देख सकते हो कि क्या ये फैक्टर हमारा प्रेजेंट है एरे में। अगर प्रेजेंट है तो उस फैक्टर से यहाँ तुम एज बना सकते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एज बनानी नहीं है। ये अगर फैक्टर प्रेजेंट है तो उससे भी, ये फैक्टर प्रेजेंट है तो उससे भी। ठीक है, लेकिन एज तो हमें बनानी नहीं है, तो हम ये कैसे करेंगे? और पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं तो इग्नोर कर दो। तो एज तो हमें बनानी है, तो कैसे करेंगे हम? ओके, एज नहीं बनानी, तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो फैक्टर है, अगर ये प्राइम है मतलब तो ही ऑब्वियसली यहाँ से जंप मार पाएंगे हम इस वाले पे। तो हम क्या करेंगे, जो भी प्राइम हमें मिल रहा है ना, हम उसको अलग से रख लेंगे, और उसमें क्या स्टोर करेंगे हम कि भाई वो प्राइम जिस पे जंप कर सकते हैं ना, जंप इंडेक्स 1, जंप इंडेक्स 2, जंप इंडेक्स 3, वो सब स्टोर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम किसी इंडेक्स के ऊपर
आएंगे BFS में, आगे पीछे तो हम इजीली आइटरेट कर लेंगे। लेकिन अगर वो प्राइम हुआ तो हम उस प्राइम के प्राइम से एसोसिएटेड जो भी इंडेक्स हैं उन सब के ऊपर भी तुरंत जंप मार लेंगे, है ना। सही है बात भाई, तो ऐसे ही कर लेंगे हम, फिर इसमें दिक्कत क्या है। तो अब इसमें मतलब आइडिया सही है, पहली दिक्कत है कि तुम यार इतने सारे फैक्टर बनाओगे, क्या ज़रूरत है उसकी, और क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं हो जाएगी 10 की पावर 6 के लिए। तुम हर एक एक्स पे जितने फैक्टर है वो सब फैक्टर भी स्टोर करोगे, हाँ यार ज़्यादा तो हो जाएगा। तो पहले इसको ही ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ कि तुम लेट से एरे है और ये भी प्राइम है, 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 सारे सेम पी है और हर एक पी खुद का फैक्टर तो है ना। तो ये पी इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी, इस पे भी। सेम वे में ये पी इस पे जा सकता है, ये पी भी, मतलब सब आपस में हर एक पे दूसरे पे जा सकते हैं। और अब होगा क्या, तुम इस पी के लिए सारे इंडेक्स चेक कर लोगे, इस पी के लिए भी तुम सारे पे आइटरेट चेक करोगे, इस पी के लिए भी तुम सारे पे चेक करोगे, क्योंकि जो तुम पी बनाओगे उसके अंदर इंडेक्स क्या होंगे, आपस में इन सबके इंडेक्स होंगे, और नहीं तो क्या। तो ओवरऑल जो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी है n² चले जाएगी। ऑल्दो कि ऐसा होगा कि तुम अगर पहले पी से रेस करके बताऊँ, अगर तुम इस पी से इस पे चले गए, चेक कर लिया, इस पे भी चेक कर लिया, इस पे भी कर लिया, इस पे भी कर लिया, तो सेकंड टाइम जब तुम इस वाले पी पे आओगे ना, तो तुम जब पीछे जाने का ट्राई करोगे जा नहीं पाओगे, क्योंकि डिस्टेंस तुम्हारा अब बढ़ जाएगा, क्योंकि इसी पी से तुम आए हो यहाँ और वापस जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो तुम कुछ करोगे नहीं, बट क्योंकि तुम इतने सारे चेक मारोगे, ये n² फंक्शन है, तुम जा तो रही हो, चेक तो कर ही रहे हो, n² है। तो इसको कैसे हटाएं, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि अगर हमने कोई प्राइम यूज़ कर लिया तो उसको फिर से यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यार BFS है, अगर हम किसी भी प्राइम के ऊपर सबसे पहले पहुँचें तो ये तो BFS गारंटी करता है ना कि उस प्राइम से जिस भी तुम जा रहे हो, जिस पे भी शॉर्टेस्ट पाथ में जा रहे हो, तो उन्हीं प्राइम से फिर से क्यों किसी और पे चेक करना है, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पहुँचे हो। तो जिस प्राइम पे वो जा सकते हैं उन सब पे तुम ऑलरेडी शॉर्टेस्ट में पहुँच चुके हो, तो करने की ज़रूरत नहीं है सर। और मैं तब से BFS कर रहा हूँ भाई, अभी तो हमें कैसे पता BFS मतलब कि BFS ही लगेगा, 0-1 BFS लग सकता है, 2.5 लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, पर मेन फंडा ये है कि इन सब में ये है, तुम शॉर्टेस्ट पाथ में जिस पे भी तुम पहुँचते हो उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सबसे पहले पहुँच जाते हो, है ना। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है जो अभी बताई कि यूज़ प्राइम वंस, जो भी हम ये प्राइम का बना रहे हैं इसको एक ही बार यूज़ करेंगे। अच्छा, अब जो एक थी वो दिक्कत पहले क्या कि हर एक एक्स के लिए हम उसके फैक्टर्स तो स्टोर करके नहीं रख सकते जी, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहीं पे अब एक आइडिया आता है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स। अब ये क्या है, आई होप पता होगा, पर ये क्या है कि जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हम पहले ही क्यों फैक्टर की सोच रहे थे कि मान लो ये क्या टेस्ट केस भी यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो क्या 5 15 पे जाना चाहिए, जाना चाहिए यार, 5 प्राइम है और 15 उसका मल्टीपल है, यस जंप जाएगी। यहाँ पे 3 है, क्या 3 15 पे जाना चाहिए, यस जी जाना चाहिए, यस जंप मारेगा। तो इसलिए हमें 15 के सारे फैक्टर्स चाहिए थे, 3 और 5, क्योंकि जो जो फैक्टर्स है जो 15 के फैक्टर है और वो प्राइम है, वो सब इस पर जंप मार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक ही मार सकता है। तो अब हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से ये चीज़ कैसे करेंगे, तो एक्चुअली में क्या होगा ना, मान लो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, सबसे छोटा है उसका प्राइम फैक्टर, जो कि मैं पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, नाम से पता लग रहा है। तो 15 के अंदर एक्चुअली में स्टोर क्या होगा, 3, क्योंकि 15 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है। तो हम क्या करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे, हम पे क्या आएगा 5, क्योंकि हम 3 से अब और डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब ये न्यू वैल्यू आ गई। अब हम इससे पूछेंगे तेरा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है,
और इसके लिए इसका प्राइम फैक्टर क्या है, ये या तो खुद है या फिर तुम जो भी स्टोर करोगे वो। तो हमें सिंपल पता लग गए 15 के प्राइम फैक्टर 3 और 5 विदाउट बीइंग मतलब विदाउट स्टोरिंग एवरी फैक्टर ऑफ 15। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर का हम ऐसे यूज़ करते हैं। अगर तुमने ये पहले नहीं पढ़ा है तो शायद थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, समझ भी ना आए, क्योंकि सच बताऊँ तो ये थोड़ा आसान है, लेकिन पहली बारी में अगर तुम देख रहे हो तो क्या पता है ऐसे समझ ना आए। पर क्या होता है कि मान लो 3 है, इसको तुमने प्राइम से मल्टीप्लाई करा 15, इसका सेम भी तो मतलब है। इसको लेट से कर देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया 30। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक प्राइम हट गया, बचे हुए प्राइम इसके अंदर है, और क्योंकि मैंने स्मॉलेस्ट से डिवाइड करा है तो बाकी सारे बड़े इसके अंदर है। अब मैं इसको एक और स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर दूंगा तो 15 के लिए तो 3 है। मतलब ऐसे हम बैक करके पूरा बैक ट्रैकिंग तो नहीं है पर बैक करके पूरा सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो यही 3 चीज़ करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाकी इस क्वेश्चन का जो एक इनसाइट है वो ये कि हम बिना जाने वो कर चुके हैं। वो क्या कि कई बार क्या होता है, हमें ऐसे एरे है, ऐसी क्वेश्चन है, सेम एरे है, उसके अंदर कई सारी वैल्यू दे रखी है, हम ऐसी किधर किधर आइटरेट कर सकते हैं। और मान लो एरे है x, तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ सब जगह सेम जंप मार सकते हैं। तो अब ऐसे में ना काफ़ी सारी एजेस हो सकती है, सारी अगर x है तो n² एज हो जाएगी। उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक बना देते हैं दूसरा नोड बड़ा x, बिग डैडी x। तो ये क्या है, अब जो भी x है वो इस पर जाएगा 0 कॉस्ट में, लेकिन दूसरे सारे सेम वैल्यू, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेम वैल्यू बोल रहे हैं, तो दूसरे सारे जो भी सेम x है उस पे यहाँ से जा सकते हैं 1 कॉस्ट में। तो इससे क्या होगा, हर एक नोड से मैक्सिमम, अगर हम साइड में भी जा सकते हैं इधर लेफ़्ट राइट में, और ऐसे किसी सुपर नोड पे भी जा सकते हैं, और हम उससे यहाँ पे भी आ सकते हैं वापस। तो इस केस में 4n एजिस हो जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है n² एजिस से। तो ये आइडिया हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ला दिया जब हम ये बोल रहे थे कि प्राइम में हम उसके कौन कौन से मल्टीपल कहाँ कहाँ पर है वो स्टोर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमने कर दिया, भले ही हमने ज़्यादा सोचा ना हो। तो अब इसका ना कोड देखते हैं एक बारी, ये कोड बड़ा ज़बरदस्त है इसका, मेरा वाला कोड है। हाँ, ये तो बाद में ट्राई कर रहा था मैं, जो नहीं हुआ था। हाँ, ये है मेरा कोड। अब इसको मैं करना चाहूँगा कॉपी, क्योंकि ये है बढ़िया कॉपी। एंड इसको कैसे मैं यूज़ करूँ, मे बी एक बार ऑनलाइन GBD चला के देखते हैं, वहाँ पे पेस्ट करूँ तो शायद हो जाए। यार लॉन्ग स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता क्या मैं, चलो ऐसे ही समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने बोला था कि ये जो सॉल्यूशन है इसके बाहर हमारे को ये चीज़ डिफाइन करनी थी, सो दैट कि प्राइम बार बार हमारा कॉल ना हो प्राइम कैलकुलेट करने का। तो देखो, सबसे पहले ये हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने बोल दिया कि अगर हमारा डन नहीं है, मतलब कुछ भी वेरिएबल है, अगर वो डन फॉल्स है तो क्या करो, प्राइम कैलकुलेट कर लो, अगर ट्रू है तो मत करो। तो इससे क्या होगा, एक ही बार कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमारा डन तो सॉल्यूशन के भी बाहर है। तो एक बार वो ट्रू हो गया तो ये वैल्यू फिर से ट्रू होगी नहीं, मतलब कि ट्रू हो जाएगी, पर वो क्योंकि मैंने ये लगा रखा है तो फॉल्स हो जाएगी, कैलकुलेट नहीं होगा। प्राइम में क्या कर रहे हैं हम, सिंपल प्राइम सिर्फ चला रहा हूँ, और हर एक वैल्यू पे मैं उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर रख रहा हूँ, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर रख रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये हमारा वही जंप है कि प्राइम p से किन किन इंडेक्स पे मैं जंप कर सकता हूँ, वो है ये, मतलब उसके मल्टीपल्स पे कर सकता हूँ मैं जंप बेसिकली। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वाइल वाला है इसमें हर एक एलिमेंट पे जा रहा हूँ, और उस एलिमेंट की वैल्यू v में डाल ली मैंने। और अब जब तक वो v 1 से बड़ा है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो भी वैल्यू है v नहीं, v यहाँ पे मान लो 15 है, तो उस 15 के जो भी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है
वो है मान लो 3 क्या है ये 3, तो जंप ऑफ 3 में मैं पुश बैक कर दूंगा ये आई, क्योंकि 3 प्राइम से हम इस इंडेक्स पे आ सकते हैं क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, समझ गए। फिर यहाँ मैंने ऐसी वेरिएबल ले लिया, लेकिन यहाँ बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, जो वैल्यू है उसको इस स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे जब तक हो सकता है। तो यहाँ पे 15 को डिवाइड करा 3 से, 5 आ गया, अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर से लूप में गए क्योंकि भी हमारा 5 1 से ज़्यादा है। तो अब ये क्या है, ये खुद एक मतलब वैल्यू है जिसका प्राइम फैक्टर वो खुद है, तो इस बार 5 प्राइम जो है जंप ऑफ 5 में ये करंट इंडेक्स आ जाएगा। मतलब समझ गए, जो भी इसके प्राइम फैक्टर है करंट वैल्यू के, उन सबको हम बोल देंगे कि ये इंडेक्स पे तुम आ सकते हो। और अब ये मैंने BFS के लिए क्यों बनाई है, सिंपल डिस्टेंस 0 है, यहाँ पे करंट ले ली वैल्यू। तो अगर हमारी करंट 0 है, आई मीन 0 नहीं है, करंट 0 नहीं होगी तो तभी इसी लूप में आएगी। एंड जो डिस्टेंस है करंट -1 का वो ज़्यादा है हमारे वाले से +1 जो हमें लगेगा जाने में, तो मैं सेट कर दूंगा कि भाई पिछले वाले पे हम जा रहे हैं क्योंकि हम बेटर में जा सकते हैं, और पुश कर दूंगा करंट -1 को। सेम अगर आगे जा सकते हैं हम करंट +1 पे और डिस्टेंस वहाँ का ज़्यादा है +1 हमारे यहाँ से, तो अपडेट कर दो, पुश कर दो। अब आती है बारी प्राइम वाले की। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अगर करंट वाला नंबर प्राइम है वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा अगर जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है करंट नंबर का वो खुद करंट नंबर ही है तो भाई प्राइम है। एंड जो जंप है हमारी, जंप एक मैप है, तो कंटेन क्या करेगा, जो कंटेन एक फंक्शन है इसका मेंबर फंक्शन जो हमें बता देगा कि ये वैल्यू उसके अंदर एज अ की प्रेजेंट है या नहीं। तो मैंने बोला अगर जंप में ये वाला प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है तो ही हमें कुछ करना है। क्या करना है हमें, लैंड बेसिकली जो जो इंडेक्स पे जा सकता है वो है, तो हर एक लैंड के ऊपर चले जाओ, हर एक इंडेक्स के ऊपर चले जाओ, और वहाँ का अगर डिस्टेंस हमारे करंट डिस्टेंस से करंट इंडेक्स तक के +1 से ज़्यादा है तो भाई सेम पुश कर दो। और फिर जो हमारा ये जंप मैप है उसमें से इरेज कर दो क्या, जो करंट प्राइम है, क्योंकि हम यही प्राइम फिर से आइटरेट नहीं करना चाहते। तो क्या होगा, ये प्राइम यहाँ से हमारा इरेज हो जाएगा जंप में से, जंप में से इरेज हो जाएगा, और अगली बार जब हम सेम प्राइम पे आएंगे तो जंप डॉट कंटेंट्स फॉल्स दे देगा, इस एरे के अंदर जाएंगे, फिर हमें यहाँ से डिस्टेंस रिटर्न हो जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, और ये वाला कोड बीट कर देता है 90% को। ठीक है, तो भाई यही था आज की वाली वीडियो। मेरे को पता है बेकार हुई, इतना समझाना भी आता नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझाना भी समझ जाएंगे। और ये 4th वाला तो भाई अलग ही केस है, इसको तो काफ़ी कम बंदों ने करा है मेरे ख्याल से अभी भी। ऑल दो कॉन्टेस्ट के टाइम तो 9.3% हो गया, कॉन्टेस्ट में तो 5% ने किया था, वो भी आई, बहुतों ने चीटिंग करी थी इसमें। बट ठीक है यार, आज की वाली वीडियो में इतना ही, बाय।